हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट पे थे, जिसमें हम तीन टर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, चार्ज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो उन्हीं से रिलेटेड करेंगे हम आगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज को हम बोल देते हैं पोटेंशियल। ओके, करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या थी? जैसा मैं करवा रहा हूं ना वैसा ही लिखते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाने की झंझट नहीं रहेगा फिर आपका। जैसा मैं करवाता चलूं वैसा ही आप लिखते चले। ठीक है, इसने क्या बताया? करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across the ends of a conductor। ठीक है, except some physical quantity remains constant। like temperature and pressure और strain। ये कुछ एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे लिखते थे? V से। और I को हम किससे लिखते हैं? करंट से। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने सिर्फ यही बताया था कि किसी भी कंडक्टर का करंट है ना, वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ही करंट बढ़ता हुआ चलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ये भी लिखता हूं, V इज इक्वल टू आई आर। ये एक फेमस इक्वेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वेयर R इज रेजिस्टेंस। R किसके बनेंगे हम? रेजिस्टेंस को। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को जैसे ही हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया, और उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। आते हैं रेजिस्टेंस पे। अभी पहले ग्राफ देखिए आप इसका। I और V के बीच में अगर ग्राफ देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, अब if R is not constant, अगर कहीं R कांस्टेंट नहीं है, मींस मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो R किसके बराबर नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। और अब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है?
the device which does not obey Ohm's law is called non-ohmic device. ठीक है, अगर बोर्ड पे थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है तो आप मेरी आवाज से सुन सकते हैं. ठीक है, अगर आर कहीं कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं है. ठीक है, फिर उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? नॉन ओमिक डिवाइस. नॉन का मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको क्या बताया मैंने अब तक? ठीक है, अब इस क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं हम. ये है क्या एक्चुअल में, देखिए. अभी हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में हमारे पास एक नई टर्म आई थी और उस टर्म का नाम है रेजिस्टेंस. क्या नाम है उसका? रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, और द रेशियो ऑफ potential difference to current across the ends of a conductor. ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन रेजिस्टेंस को बिलोंग करती है. क्या है ये? अभी आपने निकाला था V इज इक्वल टू आई आर. अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालो तो R की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन में क्या आएगी? I. अब इस डेफिनेशन को आप पढ़िए. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट. पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. ऊपर वाले डेफिनेशन समझिए. ये क्या रखा है? करंट फ्लो कब करेगा? करंट अगर ज्यादा है ना तो ये रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? उस करंट को क्या कर देगा? कम कर देगा. मतलब ये करंट को क्या करेगा? हमेशा अपोज करेगा. ठीक है, द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज में क्या करेगा? ये अपोज करेगा. ओके, इतना काम समझ गए. इसकी यूनिट, इसकी यूनिट ओम होती है. ओम. और ओम का सिंबल क्या होता है? ये ओम होती है. और ओम का सिंबल क्या होता है? ये. ठीक है, और 1 ओम जो होगा ना, 1 ओम वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. कल करवाई थी ना हमने. और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. ठीक है, डेफिनेशन किस तरह बनाओगे आप इसकी? वहन 1 एम्पियर, देखो ये लिखना है आपको, मैं बोल बता रहा हूं. वहन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर अक्रॉस 1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, क्या बताया? दोबारा सुन लो. When 1 ampere of current is flowing across the ends of a conductor through a 1 volt of potential difference. Okay, इतना काम समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. इसके बाद एक लाइन का ये टर्म है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है? सुनिए. कोलिजन. रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है? कोलिजन. कोलिजन ऑफ आयंस. ठीक है, कोलिजन के कारण हमेशा रेजिस्टेंस आएगा. किस तरह? देखिए, आपको तो बस इतना ही लिखना है, बना देता हूं. अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधी डायरेक्शन चलेंगे. ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ऐसे. ठीक है, तो वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. कोलाइड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो इंक्रीज हो जाती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदलने में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो कोलिजन से क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है.
ठीक है, क्या जनरेट होती है, एक तरह की हीट होती है, ठीक है। और यही कोलिजन किसका कारण बनते हैं, रेजिस्टेंस का, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो धीमी स्पीड के हो गए ना वो कंडक्टर पे बहुत देर बाद पहुंच पाते हैं और जिसके बाद करंट थोड़ा धीरे हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपको बस एक लाइन लिखनी है, कोलिजन ऑफ आयंस विद द कंडक्टर, बस। अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। इसमें आपको लिखना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। ऐसे ही नहीं करना, लिखना भी है लाइन, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर बढ़ रही है किसी भी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक ही कंडक्टर है और एक ही कंडक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है। किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है, ठीक है। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतने ही कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। ये लाइन समझ गए आप। अगला देखिए, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा एरिया पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या है, किसी एरिया के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो बहुत कम होंगे जिसके कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है। अगर एरिया में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए इस चीज को, ठीक है। जैसे देखो बताता हूं, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, बदले में इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया या नहीं, ये बताओ मुझे। अब देखो कोई चीज ऐसी है, ऐसी है, ये है, इसको मैं अगर बढ़ा दूं तो ये पतली हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी क्या, देखा ना आपने इस तरह की चीजें वो, ठीक है। किसी चीज को अगर हम बड़ा करते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाती है, पतली में हो जाती है। जैसे स्क्वायर है, जिसको हम बड़ा करेंगे तो एक रोम्बस का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद एक छोटा और बन जाता है, ठीक है, एक रोड के रूप में आ सकता है, उसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसका एरिया क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इसका मतलब एरिया कम हुआ, ठीक है, और तो भी रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। समझिए ना इस चीज को, ओके। तो अब इन दो चीजों को हम देखते हैं आगे। इन्हीं दो चीजों से आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ऐसा लिखता हूं, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट और ऐड करते हैं, उस कांस्टेंट का नाम यहां पे क्या है, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये कंडक्टर, ठीक है। इस रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम ही होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो टॉपिक करेंगे जब बताएंगे आपको, इतना काम समझ गए ना। इस रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी हम इसी पे चल रहे हैं। तीसरा काम,
इस इक्वेशन पे अभी आते हैं। तीसरा काम है अपना टेम्परेचर। देखो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इस चीज को आप सोच देखो, ये कोई कंडक्टर है, इस तरह का शेप का मैंने मान लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया आपने, मतलब इसको गर्म कर दिया। तो इसके अंदर जो गर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये गर्म होंगे तो ये जल्दी जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। गर्म होंगे तो देखो, कोई चीज गर्म होती है तो वो दूर जाने की कोशिश करती है, होता है ना ऐसा। भाई अगर आपको हीट लगती है तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकले। जैसे अब गर्मी है तो अगर आप धूप में खड़े हैं तो आप ये सोचते हैं जल्दी से कमरे में किसी छांव के नीचे चले। तो वही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। वो क्या काम करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम ऊपर जाए दूर, तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे ना, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, कोलिजन। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। समझ गए ये बात? आगे होगी ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब केवल और केवल इतना होता है कि किस तरह का हम मेटल ले रहे हैं। कॉपर ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। देखो आप, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर है ना, वो सबसे अच्छा कंडक्टर, तो सबसे अच्छा। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर करंट है ना बहुत अच्छा पास हो सकता है, बहुत ही अच्छा। तो बदले में अगर करंट ज्यादा अच्छा पास होगा तो अभी मैंने बताया था रेजिस्टेंस उसका क्या करेगा, कम करेगा। तो रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ कॉपर का, ठीक है, तो इसमें करंट थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस भी थोड़ा कम होता है। मतलब हर मेटल का रेजिस्टेंस और करंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे, मटेरियल पे। ओके, अब जैसे आपने ले लिया वुड, ले लिया वुड में करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता ही नहीं है, ये चार्ज को फ्लो करने देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर समझ में आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही काम करना है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्टिविटी एंड रजिस्टिविटी होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।